नमस्कार। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। साहित्य की इस चर्चा में आज हम फिर से एक बार हैं आपके सामने और हमारे साथ है जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। सर आपको प्रणाम। और पिछले कई एपिसोड से हम दलित साहित्य की बात कर रहे थे, लेकिन अब आज से शुरू कर रहे हैं पितृसत्तात्मक जो समाज है, जो लेखन है, उन सबको लेकर के कि पेट्रियार्की हमारे देश में किस तरीके से चलती आ रही है, कब से चलती आ रही है और कितने उसने जो है रास्ते बदले और आज हम कहाँ, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। क्योंकि हमारा समाज जो है वो एक समतावादी समाज है। हमारा समाज जैसा है वैसे ही हमारा लेखन भी है। हालांकि लेखन में काफी कुछ सुधारने की कोशिश की गई है, लेकिन समाज जो है, समाज में भी बदलाव आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या क्या कैसे कैसे बदलाव आए, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ चतुर्वेदी सर है। ये जो आज से हम जो एपिसोड शुरू कर रहे हैं वो है पितृसत्ता और साहित्य के संबंध को लेकर। और इसमें साहित्य एक बहाना है, क्योंकि हमें कहीं से तो प्रवेश करना है। इसमें बहुत सारे वे भी प्रश्न आएंगे पितृसत्ता के जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, करंट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग करंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पितृसत्ता की बात नहीं करते। मोदी की बात करेंगे, राहुल की बात करेंगे, मायावती की बात करेंगे, ममता की बात करेंगे, लेकिन पितृसत्ता और उसकी आइडियोलॉजी की बात नहीं करेंगे। वही स्थिति वो लेफ्ट पार्टियों में भी है। वे अपनी पार्टी के प्रोग्राम पर, अपने एक्शंस पर बात करेंगे, लेकिन पितृसत्ता की जो आइडियोलॉजिकल भूमिका है उस पर बात नहीं होती। तो ये जो हम लोगों ने सिलसिला बनाया, आज से शुरू कर रहे हैं हम पितृसत्ता का, ये एक बहुत ही बड़े कैनवास को घेरेगा। शुरुआत के तौर पर हमने ये इसमें साहित्य के संदर्भ बार बार आएंगे, साहित्य के बहाने ही बात होगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं वे इस प्रसंग को समझें और इसकी गंभीरता को समझें। जैसे अभी एक बहुत ही अजीब किस्म का माहौल है, माहौल ये लिटरेचर के संदर्भ में कह रहा हूं। वो माहौल ये है कि साहित्य में भी है ये, वो जीवन में भी है। मसलन दो वर्गों पर या दो समुदायों पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, एक है स्त्री और दूसरे अल्पसंख्यक। अब आप बताइए कि आइडियोलॉजिकली इन हमलों को कैसे देखें। आइडियोलॉजिकली इन हमलों को देखने के लिए आपके पास में अगर पितृसत्तात्मक विचारधारा की समझ नहीं है तो आप इन हमलों का प्रतिवाद भर कर सकते हैं, विकल्प नहीं दे सकते। और प्रतिवाद करके भी फिर से सीधे वहीं पहुंचेंगे जहां भी मोदी पहुंचे हुए। मसलन अगर मोदी के शासन में रेप हो रहे हैं तो अगला अगर कोई भी शासन आ जाएगा मोदी के विकल्प के नाम पर, उसके भी शासन में रेप होंगे। वो चाहे कम्युनिस्टों की सरकार आ जाए, चाहे वो अखिलेश की सरकार आ जाए, चाहे राहुल की सरकार आ जाए। और वही स्थिति अल्पसंख्यकों की भी होगी, क्योंकि स्त्री और अल्पसंख्यक ये दो समुदाय बड़े पैमाने पर लंबे समय से पितृसत्ता की आइडियोलॉजी के उत्पीड़न, दमन और वैचारिक शोषण का एक तरह से केंद्र बने हुए हैं। हमें औरत के साथ रेप दिखाई देता है, अल्पसंख्यकों की हत्या दिखाई देती है, लेकिन हम पितृसत्ता के खिलाफ बोलते नहीं है। पितृसत्ता पदबंध का इस्तेमाल नहीं करते, और तो और छोड़ दीजिए आपको एक नेता नहीं मिलेगा जो कभी किसी भी समय उसने 5 मिनट पितृसत्ता के बारे में वक्तव्य दिया हो। 5 मिनट। मुझे इतने वर्ष हो गए पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते करते, पॉलिटिकल लोगों के स्पीच सुनते सुनते, तकरीबन मुझे 5 दशक गुजर चुके हैं। और इन 5 दशकों में मैंने तो कभी किसी भी नेता के मुंह से पितृसत्ता की आलोचना नहीं सुनी, वो चाहे जो भी नेता हो, जिस पार्टी के हो। न तो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के मुंह से पितृसत्ता की आलोचना सुनी, न मैंने कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से पितृसत्ता पदबंध का,
पैट्रियार्की पदबंध का आइडियोलॉजिकली उसे क्वेश्चन करने का हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की जो बातें करते हैं या जो अब सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं, इनमें भी पितृसत्ता की आइडियोलॉजी का वर्चस्व है। जो लोग सोचते हैं कि नहीं सेक्युलर जो है, सेक्युलरिज्म में भी पितृसत्ता की, क्योंकि सेक्युलरिज्म ने कभी भी पितृसत्ता की विचारधारा को चुनौती नहीं दी। वही स्थिति कम्युनिस्टों की भी रही है। कम्युनिस्टों ने भी लंबे समय तक, ये तो हाल के वर्षों में, पिछले करीब 10-15 साल में महिला संगठन बनने के बाद में महिला संगठनों में थोड़ी सी ये चेतना आई है कि वे पितृसत्ता से जुड़े हुए आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क की डिस्कशन कर रहे हैं, नीचे नहीं आया अभी। बाकी जगह तो डिस्कशन भी नहीं है। तो पितृसत्ता एक बहुत ही गंभीर आइडियोलॉजिकल चुनौती है, इसे हल्का करके नहीं देखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, हमारे यहां बड़े बड़े रैशनल लोग, वे इस मामले में चूक जाते हैं, क्योंकि पितृसत्ता की आइडियोलॉजी पिछले तकरीबन 3000 वर्ष से डोमिनेट किए हुए हमारे पूरे के पूरे जीवन शैली में, हमारी विचारधाराओं में, चाहे जिस विचारधारा के हो आप माओवादी हो तो पितृसत्ता की शिकार, आप मार्क्सवादी हो तो पितृसत्ता की शिकार, आप सेकुलर हो तो पितृसत्ता की शिकार, आप मोदीवादी हो या आरएसएस पंथी हो तो पितृसत्ता की शिकार। यानी पितृसत्ता की आइडियोलॉजी को हम लोग कभी चुनौती नहीं देते। ऊपर ये जो तमाम किस्म के जो जिसे कहें ना रेवड़ियां बढ़ती रहती है ना कि ये मोदी की राजनीति है, ये आरएसएस की राजनीति है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति है, ये रेवड़ियां हैं। पितृसत्ता की विचारधारा पिछले 3000 वर्ष से समाज में वर्चस्व प्रभुत्व बनाए हुए है, और हाल के वर्षों में, आधुनिक काल में खासतौर पर, 2 समुदायों पर सबसे अधिक इसने हमले किए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्त्री और अल्पसंख्यक, आप उठा के देख लीजिए, भारत विभाजन में सबसे ज्यादा कौन लोग मारे गए? भारत विभाजन की बात कर रहे हैं ना लोग, खूब बात करते हैं आजकल। कौन लोग मारे गए? भारत विभाजन में सबसे अधिक मारे गए मुसलमान, और सबसे अधिक मारे गए कौन? औरतें। तो पितृसत्ता की आइडियोलॉजी एक बहुत ही गंभीर आइडियोलॉजी है, और ये हमारा देश कैसा है, हमारे देश में सभ्यता का विकास कैसा हुआ है, किस रूप में हुआ है, ये इस बात से तय होगा कि हमारे देश में स्त्री की और अल्पसंख्यकों की क्या अवस्था है, उनका किस तरह से चित्रण होता है हमारे साहित्य में। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो सभ्यता का विकास पिछले 5 साल से है, तो उसे पूछा जाना चाहिए 5 साल से है तो 5 साल से स्त्री का चित्रण कैसा है। सिर्फ इतना बता दो, नरेंद्र मोदी से लेके मोहन भागवत तक और बहुत सारे लोग, तमाम सेकुलर थिंकर भी ये पुरानी सभ्यता के विकास और उसके गौरव का गान करते रहे, लेकिन पितृसत्ता और उसकी जो आइडियोलॉजी की कसौटी है वह है स्त्री और अल्पसंख्यक। तो हमें देखना होगा कि अल्पसंख्यक और स्त्री का चित्रण कैसे हुआ है। हम लोग जो पितृसत्ता के इतने पक्षधर हैं, इनडायरेक्टली हम सब में ये बीमारी है पितृसत्ता के पक्ष में खड़े होने की। अब मैं छोटी सी उदाहरण ले रहा हूं जिससे कि लोगों को ये चीज समझ में आए। तुलसीदास का नाम सबने सुना है, सब लोग जानते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास की रामचरितमानस के बारे में सब लोग जानते हैं। कबीर का नाम सब लोगों ने सुना है, और कबीर की रचनाएं तकरीबन शिक्षित लोगों में खूब जनप्रिय है। कोई ना कोई भजन, कोई ना कोई गीत, कोई ना कोई पद हमें कानों में सुनाई देता है, और हम तमाम पढ़े लिखे लोग कबीर और तुलसी की, जो तुलसी पंथी है वो तुलसी की प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं, जो कबीर पंथी है वो कबीर की प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन हम कभी नहीं देखते कि पितृसत्ता को लेकर इन 2 कवियों का क्या रुख है।
ये मैंने जानबूझ के चुना है ये, क्योंकि ये एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं दोनों लेखक। कबीर के साथ में कौन लोग हैं? हाशिए के लोग, वे लोग जो समाज परिवर्तन करना चाहते हैं। पूछा जाना चाहिए कबीर का स्त्री के बारे में क्या रवैया है, ठीक पता चल जाएगा। भक्ति आंदोलन की हमारे यहाँ खूब प्रशंसा की गई है, हमें भी मौका मिलता है, मुझे भी निजी तौर पर मौका मिलता है तो मैं भक्ति आंदोलन के खूब सकारात्मक पक्षों की चर्चा करता हूं। लेकिन बात करते समय पितृसत्ता हमारे केंद्र में क्यों नहीं आती? तुलसी पर बात करते समय तुलसी का लोकवादी रूप समझ में आता है, भक्तिवादी रूप समझ में आता है, लेकिन तुलसी के अंदर पितृसत्ता के प्रति क्या रवैया है, ये डिस्कशन का केंद्र बिंदु क्यों नहीं बनता? ये एक बुनियादी समस्या है जिस पर कायदे से सभी लोगों को विचार करने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो एक सारी की सारी समस्या है, वो समस्या ये है कि मसलन मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। तुलसी क्या किस तरह का परिवार है, किस तरह के परिवार की प्रशंसा की गई है, या भक्ति आंदोलन के कवियों में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सी है? सारे लोग जानते हैं भक्ति आंदोलन के कवि किस पर जोर देते हैं? वैराग्य पर। वैराग्य के जरिए भक्ति, और उसी दौर में एक और स्कूल है पूरे का पूरा जो कि मध्यकाल में है, वो है पूरा का पूरा श्रृंगार का स्कूल। जो श्रृंगार की रचनाएं लिखी है, नक्सिक वर्णन की रचनाएं लिखी है जिन लोगों ने, तो एक तरफ हमारे यहाँ श्रृंगार से प्रेरित रचनाएं लिखने वाले लेखक हैं, और एक तरफ हमारे यहाँ वैराग्य से, भक्ति से केंद्र को केंद्र में रख के लिखने वाले लेखक हैं। ये दो बड़े स्कूल हैं हमारे यहाँ। अब आप यहां से देखिए कि हमारे यहाँ जो वैराग्य पर लिखने वाले लोग हैं, जिन्होंने वैराग्य को महत्वपूर्ण माना, उनमें कबीर प्रमुख है। कबीर से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए उनके वैराग्य से। सब लोग बहुत प्रशंसा करते हैं उस वैराग्य की। हमारे यहाँ आज भी वो जो संत होते हैं ना वैरागी, जो दिखाई देते हैं, वो हमें बड़े अपील करते हैं। वो तमाम जितने कल्ट गुरु घूम रहे हैं नए, वो खूब वैरागियों की तरह खूब दिखाई देते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पास सब कुछ है, लेकिन वैराग्य जो है वो एक अपील करता है। आप जान लीजिए कि वैराग्य का कॉन्सेप्ट वो बुनियादी तौर पर पितृसत्ता का कॉन्सेप्ट है। तो आपको आइडियोलॉजिकली कौन सा कवि अच्छा लगता है? कबीर। जब आप कबीर को पसंद करने लगते हैं और कबीर का अनुकरण करने लगते हैं, तो जाने अनजाने आप पितृसत्ता का अनुकरण करने लगते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि हमें ये तो जानना चाहिए ना कि हम कबीर को पढ़ते हुए जा कहां रहे हैं। ये जो दलित लेखक हैं मध्यकाल के, जो भक्ति आंदोलन में है, उनको पढ़ते हुए हमारे अंदर जो वैराग्य भावना पैदा होती है, वो वैराग्य भावना बेसिकली पितृसत्ता का एक वैचारिक उपकरण है। ज्यादातर लोगों ने इस बात की अवहेलना की कि आखिर ये वैराग्य किसकी सेवा के लिए, ये भक्ति किसकी सेवा के लिए? भक्ति में जोर है ना, तो भक्ति और वैराग्य पर जो जोर है वो आखिर लेके कहां जाएगा? आइडियोलॉजिकली जैसे हम लोग अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आइडियोलॉजिकली हमारा ये प्रोग्राम किसके लिए है? हम यूट्यूब के लिए बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि लोग देखें और इस बहाने कुछ अगर कुछ 2-4 रुपए हमें भी मिल जाए तो मिल जाए, कुछ हमारा भी लाभ हो जाए। तो लाभ इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, यानी कैपिटलिज्म का जो बेसिक तत्व है, पूंजी अर्जित करना, वो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं कि मैं कोई बहुत आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल कर रहा हूं, नहीं, मैं जानता हूं कि मैं यूट्यूब के लिए एक प्रोग्राम तैयार कर रहा हूं और उसमें अर्निंग होगी, जो भी अर्निंग हो।
लेकिन उसमें अर्निंग होगी, या अर्निंग हासिल करना मेरा लक्ष्य है कि वो कमाए कुछ। वैराग्य और धर्म, ये जो भक्ति आंदोलन में दिखाई देती है, उस भक्ति और वैराग्य की जो का लक्ष्य है वो क्या है? पितृ सत्ता। जिस तरह से यूट्यूब का, अगर आप ये कहें नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, सतह में तो वही है, लेकिन आइडियोलॉजिकली क्या है? आइडियोलॉजिकली एक पूंजीवादी क्रिया है, पूंजीवादी कम्युनिकेशन में दाखिल होना है। पूंजीवादी कम्युनिकेशन में दाखिल होने की पहली शर्त है आप इन्वेस्ट करें, तब आपको रिटर्न मिलेगा। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका 1 GB खर्च हो जाएगा, 1.5 GB खर्च हो जाएगा, आपके 60-70 रुपए खर्च हो जाएंगे। उसके बाद में आप रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसे अपलोड करेंगे तो आपके 10-20 रुपए और खर्च हो जाएंगे। तो आपका एक वीडियो तैयार होते होते आपके 90 रुपए 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। किसका तर्क है ये? कैपिटलिज्म का। तो यहां जो ज्ञान का जो व्यापार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो व्यापार है, वो पूंजीवाद के व्यापार से जुड़ा हुआ है। उसी तरह भक्ति और वैराग्य का जो कार्य व्यापार है वो पितृसत्ता के उसूलों से जुड़ा हुआ है। हम में से अधिकतर लोग इसकी अनदेखी करते हैं। उन्हें भक्ति अच्छी लगती है, उन्हें वैराग्य अच्छा लगता है, लेकिन वो लेके कहां जाएगा? वो लेके जाएगा आपको पितृसत्ता की शरण में। नंबर 1। अब जैसे तुलसी पर जब बात होती है तो बात करते समय लोग, जैसे मैंने आपसे जैसे शुरू में अनुरोध किया कि वे ये ध्यान नहीं देते कि विवाह संस्था के प्रति क्या रुख है हमारा। विवाह संस्था तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है ना, सैकड़ों सालों से चली आ रही है। कैसी थी हमारे यहाँ विवाह संस्था? क्या आज जैसी है वैसी थी? नहीं। 47 में संविधान जब बना तो हमने एक पत्नी प्रथा अपनाई, और अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो पहली पत्नी से तलाक लेना होगा। लेकिन 47 के पहले यह स्थिति नहीं थी, बहुपत्नी प्रथा थी। अब आप यहां से देखिए, संविधान ने एक कदम आगे गया वो, और उसने एक निर्णय लिया कि आप एक पत्नी प्रथा का पालन करें। तुलसीदास की रामचरितमानस इस अर्थ में एकदम विशुद्ध, जिसे हम लोग मर्केंटाइल कैपिटलिज्म कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की भाषा में, हिंदी में कहते हैं व्यापारिक पूंजीवाद, जो कि आज के पूंजीवाद की आधारशिला है। तुलसी ने जब रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा, तो उस समय व्यापारिक पूंजीवाद का आगमन हो चुका था, और व्यापारिक पूंजीवाद के लिए फिर नए किस्म के जीवन संबंधों की और नए किस्म के दृष्टिकोण की जरूरत थी। पूर्व व्यापारिक पूंजीवाद के पहले के जीवन संबंध, जीवन शैली, दृष्टिकोण वे प्रासंगिक नहीं थे। तो तुलसी ने पक्ष लिया व्यापारिक पूंजीवाद का, और व्यापारिक पूंजीवाद के लिए एक नए संबंध की जरूरत थी। वो नया संबंध क्या था जिसका उन्होंने चित्रण किया? वो ये था कि विवाह संस्था कैसी हो, ये प्रश्न केंद्र में रखा। अब ये अगर प्रश्न केंद्र में रखेंगे कि विवाह संस्था कैसी हो और तुलसी की सहानुभूति किस तरह के विवाहों के प्रति है, तो आपको रामचरितमानस को पढ़ने में मजा आएगा। दशरथ की एक से अधिक शादी और राम की एक शादी। व्यापारिक पूंजीवाद या कैपिटलिज्म को, जिसमें कि हम लोग अब हैं, उसको कौन सी संविधान में शादी की अनुमति है? एक। तुलसी की शादी राम की कैसी हुई? एक। दशरथ की अनेक थी, लेकिन तुलसी ने राम की एक शादी रखी, और एक शादी रख के सहानुभूति किसके साथ थी? राम के प्रति, दशरथ के प्रति नहीं। दशरथ के प्रति नहीं। जो लोग बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूं ये बात कि वो बहुत सारे कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण के अनुयायी,
कृष्ण बहुत देखा है। कृष्ण की क्या कमजोरी थी? कृष्ण की कमजोरी यही थी ना कि वहां कृष्ण की अनेक पत्नियां थी। अनेक पत्नी की प्रथा, बहुपत्नी प्रथा जिसे हम लोग कहते हैं, बहुपत्नी प्रथा व्यापारिक पूंजीवाद के पहले की प्रथा है। सूरदास इसे पकड़ नहीं पाए, लेकिन तुलसीदास ने इसे पकड़ लिया कि नहीं, हम जिस युग में हैं और जो भविष्य है जिस युग का, वो है कैपिटलिज्म, जो कि व्यापारिक पूंजीवाद से शुरू हुआ। सूरदास के समय में भी व्यापारिक पूंजीवाद था, लेकिन सूरदास की सहानुभूति किसके साथ थी? बहुपत्नी प्रथा के रूप में कृष्ण के साथ। और तुलसी की सहानुभूति किसके साथ थी? राम के साथ। और राम एक पत्नी प्रथा के प्रतीक थे। ये जो डिफरेंस है, ये पितृसत्ता को के पुराना रूप और पितृसत्ता का नया रूप। तुलसी जो है पितृसत्ता के नए रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक पत्नी प्रथा का चित्रण करते हुए। और सूरदास जो है बहुपत्नी प्रथा का जब चित्रण करते हैं और सहानुभूति व्यक्त करते हैं, तो वो पुराने किस्म की जो पितृसत्ता है उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ देखिए, अब आप यहां से देखिए कि लोग किससे प्रभावित है ज्यादा? सूर से प्रभावित है ज्यादा या तुलसी से प्रभावित है ज्यादा? आप देखेंगे सूर का दायरा बहुत छोटा है, तुलसी का दायरा बहुत बड़ा है। ये मैं जो तमाम किस्म की जो आलोचनाएं सूर तुलसी की होती रहती है, मैं उससे अलग निकल रहा हूं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन सर उसमें एक कहते हैं कि तुलसीदास जी जो है वो राम के पूरे बचपन से लेकर के तमाम रूपों का वर्णन किया, लेकिन सूरदास ने खाली बाल रूप का वर्णन किया, उसके आगे गए बाल नहीं। रूप बाल रूप के वर्णन की बात नहीं है। बात यह है कि वो चरित्र जो चुना, वो चरित्र कहां जाता है? उस पर लिखा ही नहीं उन्होंने। नहीं, वो जो लिखा जो है वो चरित्र है कैसा? यहां तो डिस्प्यूट ही नहीं है, कृष्ण पर डिस्प्यूट नहीं है, कृष्ण तो है। सवाल यह कि आपको सूर को पढ़ते समय आपके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा होता है। तुलसी को पढ़ते समय आपके अंदर दशरथ के प्रति प्रेम पैदा नहीं होता। दशरथ के प्रति सहानुभूति तुलसी की नहीं है, तुलसी की सहानुभूति राम के प्रति है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस पुराने किस्म की पितृसत्ता और नए किस्म की पितृसत्ता के बीच का डिफरेंस है। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही साधारण सी चीज है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। मसलन सामंती समाज में शादी पहले और प्रेम बाद में। अच्छा, ये बताइए कि तुलसी ने राम और सीता के बीच में पहले प्रेम कराया फिर शादी कराई। ये एंटी फ्यूडल एटीट्यूड है कि राम और सीता पहले प्रेम करें और फिर शादी करें। ये वर्णन बार बार किया उन्होंने कि ये पहले प्रेम करते थे, इसीलिए इनकी शादी हो रही है। और ये जो इम्फेसिस है, ये इम्फेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्फेसिस है, जिससे कि बहुत ही शटल तरीके से वो लेखक सामंतवाद के दायरे से अपने को निकालता है। हम जो आज के दौर, तो क्या सर वाल्मीकि के रामायण में ये प्रसंग नहीं है? नो, अच्छा, प्रेम नहीं देखियो, आप जैसे सिनेमा वाले हैं तो सिनेमा के लोग बहुत सारी चीजें बहुत ही जिसे कहें कि छोटे छोटे तरीके से पेश करके निकल जाते हैं। वो जिसे लोग हम कहते हैं ना, सेट की सजावट में बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं आइडियोलॉजी के। तो कैमरा है ना, वो तो कैमरा घुसा और उसने 1 सेकंड में कैमरे ने पूरे कमरे का दृश्य हाथ में लिया और कैमरा निकल गया। अब उसमें अनेक चीजें आ गई। वह साहित्यकार कैमरे की तरह घुसता है और फोटो खींच के निकल गया वो। अब आप देखिए आपको कौन सी चीज देखनी है। हमारे यहां मुसीबत यह है कि हम जब पितृसत्ता की बात करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए
क्या कबीर ने प्रेम की हिमायत की? नहीं। तुलसी ने प्रेम की हिमायत की, और चित्रण में दिखाई देता है, वो बयान नहीं, चित्रण। जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सब पंडित हो, वो क्या? हाँ, अक्षर अक्षर, स्त्री नहीं, ध्यान रखना। जी। समस्या प्रेम की है स्त्री के साथ, किताब के साथ नहीं है, भगवान के साथ नहीं है। साक्षात होना चाहिए। तो ये जो अप्रोच है वो ये कि पहले प्रेम और फिर शादी, तुलसी की रामायण में ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मजेदार बात बता रहा हूं मैं आपको। अब आप चूंकि चला गया हूं मध्यकाल में, तो कृष्ण ने जिससे प्यार किया उससे शादी ही नहीं की। अच्छा, जिनसे शादी की उनसे प्रेम ही नहीं किया। वो पटरानियां बनी थी, रानियां बनी थी, उनमें किसी से प्यार नहीं था उनका, और उनसे सब शादी हो गई। तो कृष्ण का प्रेम, वो शादी जिनसे होती है उनसे प्रेम नहीं होता, शादी के बाद प्रेम होता है। और तुलसी के यहाँ राम का प्रेम पहले होता है, शादी बाद में होती है। ये जो डिफरेंस है, ये पुरानी और नई पितृसत्ता का डिफरेंस है। पुरानी जो पितृसत्ता है वो पहले शादी और फिर प्रेम, जैसे कि हमारे आजकल परंपरागत शादियों में होता है, अरे भाई बाद में कर लेना, ये पहले ही करना जरूरी है क्या, वगैरह वगैरह। तो मैं जो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं ये कि तुलसी के नजरिए में और कबीर के नजरिए में बुनियादी फर्क है। किसे लेके? पितृसत्ता के रवैये को लेके। तुलसी आधुनिक काल से जुड़ी हुई पितृसत्ता के रूपों को रिप्रेजेंट करते। मैं ये नहीं कह रहा वो तुलसी पितृसत्ता से मुक्त है। पुरानी पितृसत्ता जो सामंती पितृसत्ता थी उसके रूपों से वो अपने को मुक्त करते हैं और नई पितृसत्ता पर जोड़ देते हैं, पहले प्रेम फिर विवाह। अच्छा, यही तो चल रहा है, इसी पे तो लड़ाई हो रही है अभी भी। यंग लड़के लड़कियों में किस बात, लोग कहते हैं ना इम्पैक्ट, तुलसी का क्या इम्पैक्ट है? आपको लगता होगा कि राम का इम्पैक्ट है, आपको लगता होगा अयोध्या वाला राम का इम्पैक्ट है। नहीं, तुलसी का बड़ा इम्पैक्ट यह है कि तुलसी पहला पोएट था जिसने इस बात पर जोर दिया, पहले प्रेम फिर शादी। आप देखिए युवाओं में किस चीज को ले, वो नहीं जानता युवा कि उसके अंदर ये विचार कहां से आया। ये तो हम जानते हैं कि ये विचार सबसे पहले किसने इसे गढ़ा। एक और चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, पितृसत्ता की जो सबसे बड़ी मुसीबत है। न्याय और न्याय का जब प्रश्न आएगा तो आप किधर होंगे? न्याय और अन्याय के प्रश्न पर कबीर तटस्थ हैं, सूरदास तटस्थ हैं, लेकिन तुलसीदास तटस्थ नहीं है। न्याय और अन्याय के प्रश्न पर तुलसी एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम ये सोचते हैं ना कि किसके पक्ष में खड़ा है वो व्यक्ति, जब न्याय और अन्याय का सवाल आएगा तो वो सामंती जो कष्ट है ना उनका खूब चित्रण है तुलसी के यहाँ। यहां तक कि तुलसी के यहाँ इतना मर्मांतक चित्रण है कि तुलसी राम की भी आलोचना करते हैं कि तुम भगवान हो ही नहीं। जो हनुमत अष्टक नाम का जो एक उनका लिखा हुआ स्तोत्र है, वो स्तोत्र मतलब तुलसी का पूरा शरीर जो है ना एक किसी बीमारी का शिकार हो गया है, जिसमें के शरीर जगह जैसे सड़ रहा है, गल रहा है, और भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा सेवक, इतनी बड़ी मैंने आराधना की, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी आपके ऊपर, और आपकी मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं। आप इतने शक्तिहीन कैसे हो गए कि मैं सड़ रहा हूं, मेरी कोई आपने सेवा नहीं की। ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा राम की जो इमेज वो स्वयं बनाते हैं भगवान के तौर पर, वो स्वयं अपने हाथ से नष्ट करते हैं कि मेरा जैसा भक्त, उसकी भी आप मदद करने की स्थिति में नहीं है। ये जो ईश्वर के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण, अपने नायक के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण,
न्याय और अन्याय का सवाल आए तो उसमें न्याय के पक्ष में खड़े होने का दृष्टिकोण, ये जो चीज है, ये चीज पितृसत्ता के आधुनिक रूपों में से एक है। ये अभी आजकल हम लोग बात करते हैं ना कि अदालत न्याय के साथ है या अन्याय के साथ है, बार बार ये प्रश्न आता है ना। तो ये और ये अभी और भी उठेगा, आगे भी उठेगा, पिछले भी वर्षों में होता रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक टेस्ट ग्राउंड है। लेखक अन्याय के साथ खड़ा है या न्याय के साथ खड़ा है, बुद्धिजीवी न्याय के साथ खड़ा है या अन्याय के साथ खड़ा है। जब हम कहते हैं कि न्याय के पक्ष में खड़े होने का मतलब है हाशिए के लोगों के साथ खड़ा होना। अब आप देखिए कि रचना में लेखक हाशिए के लोगों के साथ है कि नहीं है। मध्यकाल का लेखक, खासतौर पर तुलसी, जिसके बारे में बहुत कहते हैं ना, वो मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, ये मतलब ये तमाम किस्म के आरोप लगा के उसे लांछित करने की कोशिश करते हैं लोग। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो इस तरह से लांछित न करें, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट एरिया है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहली चीज तो यही उसने दी मुझे, कि मेरे नौजवान को दी, मेरे भारत को दी, कि तुम प्यार पहले करो फिर शादी करो, और शादी करो तो एक पत्नी होनी चाहिए। ये साधारण बात नहीं थी। थर्ड चीज जो कि इंपॉर्टेंट चीज थी, जिस पर के कायदे से बात की जानी चाहिए, वो ये कि कबीर का स्त्रियों के प्रति कोई दायित्व बोध नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक लेखक लिखे रचना, और उसका जैसा मैंने आपसे कहा कि दो एरिया है, टेस्टिंग ग्राउंड है। लेनिन कहते थे किसी अगर समाज को देखना हो, अच्छा लेनिन को तो जन्म तो बाद में हुआ, तुलसी तो बहुत पहले हुए हैं। हम लोग तो सब लेनिन को भी पढ़े, तुलसी को भी पढ़े, और पढ़ के अब हम आपके बीच में है। लेनिन ने कहा था कि अगर किसी समाज को देखना है तो देखो कि वहां स्त्री की अवस्था कैसी है। पितृसत्ता को देखना है तो वहां देखो कि वहां स्त्री की अवस्था कैसी है। लेखक जो ये कहता है कि वो समाज बदलना चाहता है, तो सवाल यह है कि क्या स्त्री के प्रति उसके अंदर दायित्व बोध है। अब देखिए जरा, आप स्टेटमेंट उठा के देखिए, पिछले 100 साल के लेखकों के स्टेटमेंट उठा के देखिए कि स्त्री के प्रति दायित्व बोध के से जुड़े हुए कितने स्टेटमेंट उनके मिलेंगे आपको, उनकी रचनाओं में मिलेंगे आपको। अब ये देखिए, मध्यकाल के लेखकों को देखिए कि स्त्री के प्रति दायित्व बोध टेस्टिंग ग्राउंड है। तो कबीर के बारे में जब हम ये कहते हैं कबीर क्रांतिकारी थे, हमारे खूब लिखा गया कबीर को लेकर, तो कबीर का क्या स्त्री के प्रति दायित्व बोध था? नहीं। दायित्व बोध का मतलब समझ रहे आप? दायित्व बोध का मतलब यह है कि स्त्री के लिए स्पेस क्रिएट करना। तुलसी के यहां स्त्री सबसे ज्यादा वोकल है, सबसे अधिक चित्रण है तुलसी के यहां स्त्री का। मध्यकाल में स्त्री को सार्वजनिक स्पेस में लाना, हमारे तो अभी लड़ाई हो रही है सार्वजनिक स्पेस में स्त्री के लिए। आप यहां से सोचिए कि रामायण में जो चित्रण है सार्वजनिक स्पेस में स्त्री का, वो चित्रण मध्यकाल की किसी भी बड़े रचनाकार के यहां नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्या दिक्कत थी ऐसी? तुलसी से ही प्रभावित थी मीरा। कहां जाती थी? घूम घूम के मंदिर में। मंदिर क्या था? पब्लिक स्पेस। सार्वजनिक स्पेस में स्त्री की भूमिका को चित्रित करना, स्त्री के रूपों को चित्रित करना, यह एक तरह से स्त्री के पक्ष में खड़ा होना था। तुलसी के यहां जितना व्यापक चित्रण स्त्री का है, अन्य किसी भी भक्ति आंदोलन के लेखक के यहां नहीं है। रिजेक्ट करना बहुत आसान है कि तुलसी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, रिजेक्ट कर दो, लेकिन उसमें से काम की चीज निकालना बहुत मुश्किल है। और इसमें टेस्टिंग ग्राउंड है स्त्री के प्रति दायित्व बोध, और उसका जो एक बहुत छोटा पहलू है वो ये स्त्री का सार्वजनिक स्पेस में चित्रण। जैसे रामचंद्र जी जब विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं, उसका चित्रण देखिए, औरतें निकली हुई हैं घरों से,
वो कैसे बोल रही हैं, कैसे बता रही हैं, कैसे स्वागत कर रही हैं, कैसे विदा कर रही हैं। अच्छा सोचो मध्यकाल में, आज की डेट में नरेंद्र मोदी की पब्लिक रैली हो और उसमें औरतें कैसे सच के जाएं, देखें, आयोजन करें, इसका चित्रण नहीं मिलेगा। तुलसी का चित्रण मिलेगा। तुलसी आज के किसी भी विज्ञापन निर्माण करने वाली कंपनी या पीआर कंपनी से ज्यादा ताकतवर है। किसके लिए स्पेस तैयार किया उसने? स्त्री के लिए सार्वजनिक स्पेस तैयार किया उसने, कि स्त्री की अगर सार्वजनिक स्पेस में उपस्थिति नहीं होगी, हम तो कैसी स्त्री चाहते हैं? हम ऐसी स्त्री चाहते हैं जो बोले नहीं। आपने कभी जो भीड़ देखते हैं, आप विजुअल देखते हैं नेताओं के, जब जाते हैं नेता तो चारों तरफ, दोनों तरफ भीड़ होती है, औरतें बोलती हुई देखी है कभी? कभी एंकर उनके बारे में बताते हुए देखा है कि चलो उसने 10 मिनट खर्च किए औरतों के बारे में? नहीं, वो जानता ही नहीं है। तुलसी की स्त्रियां बोलती हैं। ये जो स्त्रियों का बोलना, ये मध्यकाल के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बड़ी घटना है, और ये सीखने की चीज है कि हमें किसके लिए स्पेस देना चाहिए? स्त्री के लिए। पब्लिक स्पेस पर स्त्री को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके चित्रण को पेश करके तुलसी ने एक नई किस्म की चीज क्रिएट की। एक अन्य चीज है जो कि ये आखिरी पॉइंट है इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि तुलसी के यहाँ स्त्री बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल मतलब समझ रहे आप? जैसे होता था कि पुराने श्रृंगार कवि थे, लेखक थे श्रृंगार से प्रभावित, तो वे लोग जो है ना नक्शी वर्णन करते हुए एक स्त्री का चित्रण करते थे। वो नीचे से ऊपर तक कैसी सजी हुई है, उसके एक एक अंग प्रत्यंग कितने आकर्षक हैं, कितने कामोत्तेजक हैं, आंखें कैसी हैं, भ्रू कैसी है, पृष्ठभाग कैसा है, अग्रभाग कैसा है, वगैरह वगैरह, वो पूरा वर्णन भरा हुआ है। वो मौका लगेगा तो उस पर बात करूंगा बाद में। तो ये जो चीज है, ये चीज अपने आप में ये ऐसी थी जो कि श्रृंगार साहित्य में 1800 वर्ष से चली आ रही थी। संस्कृत की पूरी परंपरा इस बायोलॉजिकल जो है चित्रण से भरी हुई है। तुलसी के यहाँ स्त्री कैसी है? सामाजिक स्त्री है, बायोलॉजिकल स्त्री नहीं है। उसकी एक सोशल आइडेंटिटी है। सीता है, उसकी एक सामाजिक पहचान है। सीता का के श्रृंगार का वर्णन नहीं है। हो ही सकता था, रानी थी, राम की पत्नी थी, श्रृंगार वर्णन नहीं किया जा सकता था उसका? किया जा सकता था। लेकिन तुलसी ने श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुलसी के यहाँ स्त्री की जो पहचान है, आइडेंटिटी, वो एक सामाजिक स्त्री की आइडेंटिटी है। और ये अपने आप में पुरानी पितृसत्ता के दायरे से स्त्री को निकालना था। पुरानी पितृसत्ता का जो दायरा था वो स्त्री को बायोलॉजिकली चित्रित करने का दायरा था, जिसको कि श्रृंगार रस की आड़ में हमने पेश किया। हमें कौन सी स्त्री अच्छी लगती है अभी भी? वो बायोलॉजिकल। वो देखने में कैसी है? अच्छा, ये जो प्रश्न है वो देखने में कैसी है, बस इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये बायोलॉजिकल देख रहे हैं, ये उसे सोशली नहीं देख रहे। ये जो फर्क है, ये फर्क इतना महत्वपूर्ण फर्क है कि हमारे अधिकतर आलोचक इसकी अवहेलना करते रहे हैं, जो कि एकदम अवहेलना के लायक नहीं है। मुझे अगर पितृसत्ता के दृष्टिकोण को पेश करना है और चुनौती देनी है पुराने रूपों को, तो स्त्री की सामाजिक आइडेंटिटी, सामाजिक निर्मिति के रूपों को सामने लाना होगा। और यह चीज सबसे पहले क्रिएट किसने की? कोइंसिडेंट की बात है कि सामाजिक स्त्री की छवि, पहचान निर्मित की तुलसी ने। और यह करके उसने पुरानी जो पितृसत्ता की के दायरे में जो स्त्री थी उसको बाहर निकाल के व्यापारिक पूंजीवाद के, आज की डेट में कौन सी हम स्त्री पर जोर देते हैं? हमारे यहाँ पहचान के रूपों में सामाजिक स्त्री केंद्र में धीरे धीरे आती चली जा रही है। ये बात दीगर है कि हमारे यहाँ बहुत सारा हिस्सा प्रभावित अभी भी ऐसा है जो कि श्रृंगार रस से प्रभावित है, जिसका असर विज्ञापन कंपनियों पर है। तो वे एक ऐसी स्त्री भी लाते हैं जो कि बायोलॉजिकल है, लेकिन
ज्यादातर लोग अब ये महसूस करते हैं कि सामाजिक स्त्री की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है हमारी, और इसे हमें समझना चाहिए। अंत में वो ये कि तुलसी की रचना में वैराग्य और वासना, इन दो पर जोर नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। हमें क्या चाहिए अभी? या तो हम प्रेमानंद महाराज के पास जाते हैं, या फिर माधुरी दीक्षित के शरण में जाते हैं। गजब गजब, मतलब बेईमानी किए हुए हम अपने आप से। तुलसी दोनों तरफ कंट्रास्ट है सर, जी दोनों तरफ जी जी कंट्रास्ट। जी, लेकिन ये आइडियोलॉजिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये पितृसत्तात्मक विचारधारा के ही पहलू हैं। इसलिए हमें ये बात समझनी होगी कि तुलसी से मुझे जो चीज सीखने को मिलती है वो ये कि मुझे वैराग्य भी नहीं चाहिए, मुझे वासना भी नहीं चाहिए, मुझे रियल सामाजिक स्त्री चाहिए। अगर मुझे प्यार भी करना होगा तो मैं रियल सामाजिक स्त्री से प्यार करूंगा। वायवी जो श्रृंगार रस से सजी धजी, जो विज्ञापन से सजी धजी, और वो जो गुड़िया जैसी अभी लड़कियां सजा देती है ना, वो जो स्त्री है, वो स्त्री नहीं चाहिए। यही जो निगेशन है तुलसीदास के यहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण निगेशन है। और ये अपने आप में दो बड़े मैसेज हैं इसमें। पहला मैसेज, स्त्री को पब्लिक स्पेस दो, और पब्लिक स्पेस पर उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करो। आपके यहाँ तो हालत इतनी खराब है, अगर एक लड़की सामान्य सा वीडियो बनाती हो और वो मजदूर आंदोलन के पक्ष में वीडियो बना दिया गया हो, तो आप उसे उठा के बंद कर देते हैं और उसकी जमानत नहीं होती। और हम राम के भक्त हैं। सोचिए तुलसी कितना बड़ा लेखक है और कितना ताकतवर लेखक है कि वहां स्त्रियां पब्लिक स्पेस पर दुख व्यक्त कर रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं राम के वनवास के समय। और जब वो बिलख रही हैं तो वो प्रतिवाद कर रही हैं दशरथ के निर्णय का, और इसका चित्रण किया तुलसी ने। क्या चीज सीखी जानी चाहिए मुझे? मुझे सीखना चाहिए कि मैं कैसे स्त्री को चित्रित करूं, कैसे पेश करूं, कैसे उसका स्पेस सुरक्षित करूं। नंबर एक। नंबर दो, स्त्री के प्रति एक समानता का नजरिया होना चाहिए। ये दो चीजें पितृसत्ता के आधुनिक चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बहुत बढ़िया सर, आज एकदम अलग दृष्टिकोण है और बहुत सही कहा। मैं सोच भी रहा था कि जितने स्त्री पात्र हैं तुलसीदास की किताब में और रामचरितमानस में, हालांकि उसके कई उस समय स्त्रियों का यही रूप था, लेकिन उसमें भी सीता का जिस तरह से कैरेक्टर खड़ा किया है, महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। इवन कैकेयी का हो या दूसरे और जो मंदोदरी का कैरेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर खड़ा किया। इस पे बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया आपने छेड़ा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप तमाम साथी जो देख रहे हैं कार्यक्रम, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आपको कैसा लग रहा है कार्यक्रम, आप जरूर लिखें, क्योंकि सर जो है बहुत मेहनत करके ये हमारे साथ कार्यक्रम ये कर रहे हैं, और मंशा यही है। सर ने ठीक कहा कि यूट्यूब से अर्निंग का एक मोटो है कि हमें कमाई हो, कुछ हमें भी मिले। भाई हम तो चाहते हैं कि भाई जो चैनल चलाते हैं वो परिश्रम करते हैं, उनका तो इन्वेस्ट हो गया, 100 रुपए तो उनके खर्च हो गए लगे हाथों। बिल्कुल ज्यादा ही खर्च हो जाता है सर। कोई तो मैं कह रहा हूँ कुछ तो आए जी बिल्कुल। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मकसद ये है कि हम समाज को, अपने साहित्य को तरीके से समझे, सही तरीके से समझे, सही दृष्टिकोण से समझे। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड।